Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I hope you all are fine. बेटा आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर की रिवीजन का। आज के लेक्चर में हम उन तमाम टर्म्स को, उन तमाम कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जिनको हम पीछे सीख कर आए हैं। तो बेटा हम अपने लेक्चर का आगाज एक एक्टिविटी से करेंगे। आपकी क्लास में मुख्तलिफ स्टेशन सेट किए गए हैं जहां पे डिफरेंट पिक्चर्स डिस्प्ले हैं और वो उन्हीं टर्म्स से रिलेटेड हैं जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं। तो बेटा आपको वो पिक्चर्स अपनी स्क्रीन पर भी विजिबल हो रही होंगी। आप इन पिक्चर्स को गौर से देखिए और इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन के बारे में सोचिए। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आप बआसानी इनको पहचान चुके होंगे। तो बेटा अब आपकी टीचर्स आपके डिफरेंट ग्रुप्स बना देंगी और आप ग्रुप्स की फॉर्म में क्लास में डिफरेंट स्टेशंस की तरफ मूव करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे और उनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और उनके की पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। तो बच्चे वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और अपने फंक्शंस को नोट डाउन कीजिए। वेरी गुड। तो बेटा हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने अपने इस एक्टिविटी में इन पोस्टर्स के बारे में हमने किन चीज़ों को, किन टर्म्स को नोट डाउन किया। तो बेटा हमने देखा कि हमारे पास जो सबसे पहले मौजूद है वो सेल था, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाऊं तो बेटा मैं कह सकती हूं कि हमारे पास हाईएस्ट लेवल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनिज्म होता है और ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन शो करता है और ये इंटरेक्शन वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स की मदद से परफॉर्म करता है। जैसे अगर प्लांट की बात करें तो शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। इसी तरह अगर एनिमल्स की बात करें तो हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम। और हम जानते हैं कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स ऑर्गन्स पर मुश्तमिल हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बेटा प्लांट के केस में हमारे पास लीव्स, स्टेम, रूट्स, ये तमाम ऑर्गन्स हैं। और अगर हम ह्यूमंस के केस में देखें तो हमारे पास ब्रेन, स्टमक और हार्ट मौजूद है। इसके अलावा भी बहुत सी ऑर्गन्स हैं। और बेटा हम जानते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऑर्गन्स किस पर मुश्तमिल होते हैं? वेरी गुड बच्चे, ऑर्गन्स हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज पर मुश्तमिल होते हैं। ये तमाम टिश्यूज ऑर्गन्स को हेल्प आउट करते हैं ताकि वो अपना काम बखूबी सर अंजाम दे सकें। तो बेटा प्लांट के केस में हमारे पास डर्मल, वेस्कुलर और ग्राउंड टिश्यूज होते हैं। इनके अलावा भी बहुत से टिश्यूज हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हमारे पास नर्वस टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज एंड मैनी मोर। और हम जानते हैं कि हमारे पास ये टिश्यूज मजीद सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ऐसे सेल्स जिनका फंक्शन और स्ट्रक्चर सेम है, वो कंबाइन होकर टिश्यूज को तश्कील देते हैं। तो बेटा हमने अपने इस रिवीजन से सीखा कि हमारे पास जो सेल है वो स्मॉलेस्ट लेवल है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। इसी सेल को हम यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। बच्चे क्यों यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम सेल को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कंसीडर करते हैं? वेरी गुड, हम सेल को यूनिट ऑफ लाइफ इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये फंक्शनल यूनिट है और स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो बेटा स्ट्रक्चरल यूनिट में अभी हमने देखा कि ये कंबाइन होकर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स को तश्कील देगा। और अगर मैं फंक्शनल यूनिट की बात करूं तो मैं कह सकती हूं कि सेल वो तमाम काम सर अंजाम दे सकता है जो लाइफ के लिए जरूरी हैं, जैसे एक ऑर्गेनिज्म सर अंजाम देता है। और बेटा वो ये फंक्शंस किसकी मदद से सर अंजाम देगा? डिफरेंट ऑर्गेनेलीज की मदद से। और इन ऑर्गेनेलीज को हमने प्लांट सेल में भी डिस्कस किया, एनिमल सेल में भी डिस्कस किया। हमने देखा कि प्लांट सेल के अंदर भी न्यूक्लियस, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इसी तरह हमने देखा कि एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस मौजूद होता है। फिर हमने इनका मुवाजना किया, इनका कंपैरिजन किया। हमने देखा कि हमारे पास कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जो प्लांट सेल में मौजूद हैं लेकिन एनिमल सेल में वो ऑर्गेनेलीज नहीं हैं। हमने सीखा कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिनकी जरूरत एनिमल सेल को नहीं है। ठीक है। और उसके अलावा बेटा हमने कुछ सेल्स के स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी किया। हमने देखा कि हमारे पास ब्लड सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, नर्व सेल्स और मसल सेल्स होते हैं। हमने इनके स्ट्रक्चर को देखा। हमने सीखा कि ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि एपिथेलियल सेल बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं।
फिर हमने सीखा कि नर्व सेल फौरी तौर पे बॉडी के अंदर सिग्नल्स को भेजते हैं, जिसकी हमने एग्जाम्पल ली कि अगर आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाएं तो फौरी तौर पर हाथ पीछे खींचेंगे, क्योंकि नर्व सेल्स बहुत क्विकली ये सिग्नल्स को सेंड करते हैं। उसके बाद हमने सीखा मसल सेल्स के बारे में। हमने सीखा कि इन्हीं सेल्स की वजह से हम बआसानी हैवी वर्कआउट भी कर सकते हैं और हमारी बॉडी में कोई ब्रेकेज, कोई खराबी पैदा नहीं होती। तो बेटा ये वो टर्म्स थी जिनके बारे में हमने अपने चैप्टर के अंदर कवर किया और इनको सॉल्व करने के लिए हम इनकी नॉलेज को अप्लाई करते हुए हमने डिफरेंट वर्कशीट्स को सॉल्व किया, डिफरेंट स्किल्स को परफॉर्म किया। तो बेटा ये थे हमारे तमाम कंसेप्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको रिवीजन में ये तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। उसके अलावा अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हुए तो बेटा आप डिफरेंट वर्कशीट्स जो कि हर लेक्चर के साथ दी गई हैं, आप उनको सॉल्व करके अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बेटा इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।